हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका विद्यारंभ अकेडमी में। बच्चों, आज हम गणित के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो क्लास 10th का त्रिभुज है। त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे हमेशा डरते हैं और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद आप इस पूरे टॉपिक से कभी भी नहीं डरेंगे। आपका ये पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज, अगर हम आपसे पूछें त्रिभुज होता क्या है, तो आप कक्षा 6, 7, 8 और 9 में आपने पढ़ा था कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक संबद्ध आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन साइड यानी कि तीन भुजा होते हैं, तीन एंगल यानी कि तीन कोण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। अगर आपने क्लास 9th में त्रिभुज की सर्वांग क्षमता यानी कि अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो आपने त्रिभुज की सर्वांग क्षमता उसमें पढ़ी होगी, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना करके डाल देंगे, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम क्लास 10th में हमको पढ़ना है समरूपता। समरूपता का मतलब क्या होता है? अगर हम समरूपता के शब्द को संधि विच्छेद के हिसाब से देखें तो सम प्लस रूप। सम मतलब होता है समान और रूप मतलब होता है आकृति। इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम रियल लाइफ में एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम जाते हैं कंप्यूटर पे अपनी फोटो बनवाने लैब में, एक पासपोर्ट साइज फोटो होती है और दूसरी फोटो को, उसी पासपोर्ट साइज फोटो को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके एक बड़े से फ्रेम में उसको बनवा लेते हैं। तो उन दोनों फोटोज में कॉमन क्या है? व्यक्ति, मतलब जिसकी फोटो है वो मतलब दोनों फोटोज में वही व्यक्ति है, वही एकदम आकृति है, लेकिन बस उसके आमाप बदल जाते हैं। आमाप का मतलब होता है उसके डायमेंशन बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो समरूप आकृतियों में क्या होता है, आकृतियां एक जैसी दिखती हैं लेकिन उनकी जो भुजाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मतलब वो कोई आकृति छोटी है और कोई आकृति बड़ी है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो जैसे ये देखिए, हमारे पास दो स्केल हैं। ये दोनों स्केल क्या हैं? एक दूसरे के समरूप हैं, सर्वांगसम नहीं है। आप ध्यान से देख पाएंगे, क्योंकि ये स्केल और ये स्केल देखने में लग रहा है कि दोनों इक्वल हैं, मतलब समरूप हैं, सॉरी इक्वल नहीं है, समरूप हैं। सर्वांगसम होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए थी? ये भी स्केल इस पूरे स्केल के बराबर होना चाहिए था, तब तो वो आकृति क्या हो जाती है हमारी, वो सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाती। अभी समरूपता के लिए यानी कि सिमिलरिटी के लिए ये दोनों आकृतियां क्या हैं, एक दूसरे की तरह दिख रही हैं। बात समझ में आई? तो चलिए कुछ हम समरूपता की बात करते हैं। जैसे बच्चों ये देखिए, एक आकृति हमने बनाई है, ये दो लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड हैं। ये दोनों क्या हैं? रेखाखंड। इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब ये जो रेखाखंड है, ये दोनों रेखाखंड समरूप हैं, सर्वांगसम नहीं है। सब दो रेखाखंड सर्वांगसम कब होंगे? जब उनकी लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें, जैसे देखिए दूसरा हमने लिया सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त। अब ये जो वृत्त होता है, देखो देखने में कैसा लग रहा है, ये एकदम एक ही तरह से लग रहा है, लेकिन एक वृत्त छोटा है, एक वृत्त बड़ा है। तो दो वृत्त सर्वांगसम या समरूप कब होंगे? दो वृत्त समरूप हमेशा समरूप होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि दो वृत्त हमेशा सर्वांगसम होंगे। अगर वृत्तों को सर्वांगसम करना होगा तो हमको उनकी रेडियस यानी कि त्रिज्या को बराबर बनाना पड़ेगा। जब दो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक वो वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जब केंद्र से परिधि तक की दूरी बनाते हैं हम, अगर इक्वल हो जाएगी तो वृत्त हमारा समरूप हो जाएगा। अगला हम बच्चों त्रिभुज की बात करते हैं। क्या अगर हम आपसे पूछें कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बच्चों आप ये समझें कि सभी जो त्रिभुज होते हैं समरूप नहीं होते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि सभी त्रिभुज, जैसे अगर हम बात करें, एक है ट्रायंगल, हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमने इस प्रकार से लिया।
तो क्या ये एक दूसरे के समरूप हैं? नहीं, आकृतियां चेंज हैं। मतलब इसका राइट एंगल इस साइड है, लेकिन इसका जो 90 डिग्री है ये इस साइड है। दोनों देखने में समान नहीं लग रहे हैं, तो ये आकृतियां क्या होंगी? समरूप नहीं होंगी। अब हम ये कहेंगे कि सर ये बताइए कि दो त्रिभुज समरूप होते कब हैं? जब वह त्रिभुज इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब वह समबाहु होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला अगर हम बात करें वृत्त की बात करें, सॉरी वर्ग की बात करें, वर्ग स्क्वायर की बात करें, अगर ये देखिए दो स्क्वायर हमने बनाए हैं। दो स्क्वायर कब समरूप होते हैं? दो स्क्वायर कब समरूप होते हैं? यदि उनकी लंबाइयां, उनके भुजा की लंबाइयां बराबर हैं, तभी दो स्क्वायर सर्वांगसम होंगे। और दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, कभी भी, कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा हो, कैसा भी वर्ग हो, दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि वर्ग में हमेशा वर्ग का क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो चारों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, और यहाँ पे भी प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, हाँ। तो बच्चों हम अगली आकृति देखते हैं, समरूप बहुभुज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। समरूप बहुभुज मतलब सिमिलर पॉलीगन। अब समरूप बहुभुज, कोई भी दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? इसकी शर्त होती है कि जब किसी दो बहुभुज में उनके संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में हो। अगर हम कहें तो पहली कंडीशन क्या होगी, हम यहां पे लिख देते हैं, संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब आप समझिएगा, कोण ए कोण एफ का संगत कोण है। यहां पे लिख देते हैं कोण ए बराबर होना चाहिए कोण एफ के। दूसरा कोण बी कोण जी के बराबर होना चाहिए, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण जी के। तीसरा क्या होना चाहिए? कोण सी कोण एच के बराबर, कोण सी बराबर कोण एच होना चाहिए। चौथा अगला कोण डी कोण आई के बराबर, कोण डी किसके बराबर होना चाहिए? कोण आई के बराबर होना चाहिए। अगला उसके बाद फिर कोण ई और कोण जे बराबर होना चाहिए, कोण ई प्लस इक्वल्स कोण जे। ठीक है बच्चों, ये है पहली कसौटी। कसौटी मतलब पहली कंडीशन है कि त्रिभुज, कोई भी बहुभुज समरूप होगा। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? दूसरी कंडीशन में देखेंगे कि ए बी और जीएफ का अनुपात, ए बी बटे में जीएफ, इसका मतलब संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। बीसी अपॉन जीएच, बीसी अपॉन जीएच ये बराबर होना चाहिए किसके? CD अपॉन एच आई के, CD अपॉन एच आई के। चौथा ED अपॉन आई जे के, ED अपॉन आई जे के बराबर होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है समरूप बहुभुज के। अब इस पर एक उदाहरण कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब इसमें देखिए दो बहुभुज दिए गए हैं, एक ए बी सी डी ई, दूसरा बहुभुज है एफ जी एच आई और जे। अब ध्यान से आप समझेंगे। पहले यहां पे देखिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम देखें संगत कोण के बराबर होने चाहिए। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। और दूसरा हमको संगत भुजाओं को एक ही अनुपात में दर्शाना है। जैसे अगर हम यहाँ पे संगत भुजा ए बी के संगत भुजा कौन सी है? एफ जी है। तो यहां पे देखिए ए बी का मतलब क्या है? 3। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ओके, इसको देखते हैं कि ये क्या ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, समरूप है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 3 बटे में, यहाँ पे देखिए 4.5, 4.5, ये बराबर है किसके होना चाहिए? 3.2, 4.8, 3.2 और 4.8, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए? 4 और 6, 4/6, ये बराबर होना चाहिए किसके? 3/4.5, 3/4.5, और ये इक्वल किसके होना चाहिए बच्चों? 4/6 के,
4/6 के। अब हम ट्राई करते हैं इक्वल है कि नहीं। अगला, इसको अगर हम काटें किससे, 15 से अगर हम काटें, 15 दूनी में मतलब 1.5 से अगर हम काट रहे हैं, 1.5 2 जा कितना होता है, 3 होता है, और 1.5 3 जा हो जाता है कितना, 4.5। तो इसका आंसर आ रहा है 2/3। सेम इसका भी वही आ रहा है 2/3। फिर यहाँ पे भी 2/3। इसका मतलब क्या है, हर जगह इक्वल आ रहा है, और ये हो गया हमारा 2/3। ओके, तो हम देखेंगे कि इसका जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब कि इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो एक ही अनुपात में है। अतः हम लिख सकते हैं बच्चों कि बहुभुज ए बी सी डी ई समरूप है किसके, ये आपके समरूपता का चिन्ह होता है। समरूप है किसके बच्चों, एफ जी एच आई और जे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम समझ चुके हैं कि कोई भी बहुभुज समरूप कब होता है। ठीक है, अब आगे हम किसी अगले टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 में हम कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे पहले क्या, पहला सवाल है, बुक आप खोल लेंगे, देखेंगे सभी वृत्त क्या होते हैं, डैश होते हैं, क्या समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको। सभी वृत्त क्या होते हैं बच्चों, हमेशा कहेंगे हम समरूप होते हैं। वृत्तों के सर्वांगसम होने के लिए शर्त होनी चाहिए कि वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए। ये सब आपको पता है। ठीक है, दूसरा सवाल, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं या सर्वांगसम हो सकते हैं। सभी वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। सर्वांगसम होने के लिए वर्गों को क्या होना चाहिए, वर्गों की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समरूप होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। आपने जाना था क्या कि कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, समबाहु होता है या समद्विबाहु होता है। तो आप कहेंगे कि सर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। हमेशा कभी भी अगर त्रिभुजों की समरूपता की बात आएगी तो हमेशा समबाहु त्रिभुज को आप देखेंगे कि वह समरूप होता है। अगला बच्चों, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समान होते हैं यदि बहुभुज समान नहीं, समरूप लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, समरूप, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला सवाल है, यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए। अभी आपने देखा था संगत कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान उपाती होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पहला सवाल था। तो अगले सवाल पे हम चलते हैं। देखिएगा, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, हम पढ़ देते हैं। जैसे देखिए बच्चों, दूसरा सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे पहला है समरूप आकृतियां। अब दो समरूप आकृतियों के आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे दो बॉल बना देंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये बॉल है, एक बड़ा सा, मान लेते हैं ये दो बॉल हैं। दो बॉल के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, उदाहरण हम दे सकते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के उदाहरण हम दे सकते हैं, दो वृत्त के उदाहरण दे सकते हैं, दो वर्ग के उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों के आप उदाहरण दे सकते हैं समरूप त्रिभुजों में। अगला, ये पहला था 2.6.1 के दूसरे का पहला। अब दूसरा सवाल क्या है हमारा, अगला पढ़ते हैं। दो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो आप ऐसी आकृतियां बताइए, दो उदाहरण देने हैं आपको जो समरूप नहीं है। जैसे अगर हमने कहा एक त्रिभुज एक वृत्त के समरूप नहीं होता है, ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। ऐसे आप एक उदाहरण अपने से खोज करके आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो तीसरे सवाल पे हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये तीसरा सवाल है। इसमें कह रहा है कि ये देख करके आप बताइए कि क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं क्या। तो आप कैसे इसको चेक करेंगे समरूप है कि नहीं। आपको देखने में क्या लग रहा है, अगर हम डायरेक्ट इसका रेशियो देखें
जो संगत भुजा की जो अनुपात है उसको अगर हम देखें तो वो तो बराबर आ रहा है। जैसे संगत भुजा क्या है 1.5 अपॉन में 3, ये देखिए इसके संगत ये वाली भुजा है, ये इक्वल है किसके 1.5 में अपॉन में 3 के, ये भी 1.5 में अपॉन में 3, ये तीसरी भुजा, और चौथी भुजा की अगर हम बात करें वो भी इक्वल है 1.5 अपॉन में 3। सभी भुजा का अनुपात तो बराबर आ रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या ये समरूप हैं, कैसे चेक करेंगे? दूसरी कंडीशन देखते हैं, कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। ये देखिए ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा है और ये कोण 90 डिग्री है, मतलब इसके संगत कोण ये बराबर नहीं है। इस भुजा में मतलब इस आकृति में सभी कोण 90 डिग्री हैं, लेकिन इस आकृति में सभी कोण 90 डिग्री नहीं है। अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः संगत कोण बराबर या समान नहीं है, इसलिए दी गई आकृति समरूप नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो चुका है। कल जो वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज 6.2 पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ एकदम क्लियर कराएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख दीजिए। 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th किसी भी मैथ में कोई भी टॉपिक में अगर समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद।